गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है जो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, देखी होगी कि रसायन विज्ञान के अंदर एक टेबल होती है, सारणी होती है जिसे आवर्त सारणी बोलते हैं, जिसे मेंडलीफ ने खोजा था और मोजले ने भी खोजा था। तो देखिए जो आवर्त सारणी है उसके अंदर तत्व है, लगभग 118 तत्व है। उनमें से कुछ तत्व धातु कहलाते हैं, कुछ अधातु कहलाते हैं, कुछ बीच के तत्व उप धातु कहलाते हैं। तो जो ज्यादा संख्या होती है वो धातु और अधातुओं की होती है। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो तत्व धातु के रूप में होते हैं उनमें क्या गुण रहता है, जो तत्व अधातु के रूप में उनमें क्या गुण रहता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए धातु, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धातु है उनके भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। तो देखिए कुछ धातुओं के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये सब तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इनके गुण के देखिए, पहला गुण है धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि धातुओं का गुण पूछे कि धातुओं के गुण लिखे, तो पहला पॉइंट है कि धातुओं में धात्विक चमक होती है। जैसे आप लोहा देखो, सोना देखो, चांदी देखो, वो तत्व चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, जबकि अधातु है वो उनमें चमक का गुण नहीं पाया जाता है। एकमात्र हीरा है जो अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, अपवाद है। बाकी सारी धातुओं की सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुएं चमकती नहीं है। ठीक है, तो पहला गुण है धातुओं में धात्विक चमक होती है। अगला पॉइंट है, दूसरा गुण है धातुएं सामान्यतया कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, यानी धातुएं कठोर होती है, आप सीधा नहीं तोड़ सकते, चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन इसका भी दो अपवाद, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। दो इतनी सॉफ्ट धातु होती है, पनीर की तरह होती है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः धातु का गुण क्या है कि धातुएं कठोर होती है। जैसे सोने को ले लो आप, चांदी को ले लो, तांबे को ले लो, लोहे को ले लो। क्या लोहे को आप काट सकते हो, क्या नहीं काट सकते, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो धातुओं में क्या होती है, कठोरता होती है। ये क्रियाकलाप कर करके गुण बताए गए धातुओं के। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को अघात वर्धनीयता कहते हैं। देखिए धातुएं टूटती नहीं है, लेकिन जब आप उसको पीटोगे तो चादर बन जाएगी पतली। लोहे की चादर बन सकती है, उसे पीटेंगे टूटेगा नहीं, चादर बन जाएगी, जिससे खिड़कियां, दरवाजे आदि चीजें बनाई जा सकती है। तो वो तत्व या वो धातु जिन्हें पीटने पर वो टूटती नहीं है बल्कि पतली चादर के रूप में बन जाती है, उस गुण को क्या बोला जाता है, अघात वर्धनीयता। क्वेश्चन आता है अघात वर्धनीयता क्या होती है। तो ध्यान रखना कि जब धातुओं को पीटते हैं तो वो टूटती नहीं है बल्कि पतली चादर के रूप में बन जाती है। इसी गुण को धातुओं का क्या कहलाता है, अघात वर्धनीयता। सोना तथा चांदी सबसे अधिक अघात वर्धनीय है, यानी इनसे सबसे ज्यादा तार खींचे जा सकते हैं, चादरें बनाई जा सकती है। यही गुण है कि सोने और चांदी से आभूषण बनते हैं, क्योंकि उनमें कौन सा गुण होता है, एक तो तन्यता का गुण होता है। सोना सबसे तन्य धातु है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा तार खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। और इसके अलावा इनका गुण क्या है, अघात वर्धनीयता। अब क्वेश्चन आता है अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो वह गुण जिसमें कोई धातु फैलकर पतली चादर बना ले, उसे पीटने पर वो चादर के रूप में बदल जाए, उसे क्या बोलेंगे, अघात वर्धनीयता। अगला वही अभी मैंने बताया, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अघात वर्धनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के, बर्तन बनाने के लिए क्या होता है। क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। देखते हैं लोहे की कढ़ाई बनी होती है, बनाते नहीं बनाते हैं, ताकि इसमें लोहा आयरन होता है जो पौष्टिक तत्व के रूप में होता है, जो हमारे शरीर में जाए तो फायदेमंद होता है। अगला पॉइंट आता है धातुओं के गुण में कि धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है।
सुचालक मतलब इनमें से विद्युत है, वो करंट है, वो आसानी से दौड़ेगी। उष्मा के भी ये गर्म भी ज्यादा हो जाएंगे। आप देखते हो लोहे का चिमटा होता है, उसको आप चूल्हे के पास रखोगे, थोड़ी देर में आपका हाथ जलने लगेगा, क्योंकि उष्मा उसके शुरू के पॉइंट से धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो हमारे हाथ तक पहुंचती है तो वो गर्म हो जाता है। इसलिए जो गर्मी के उष्मा के संपर्क में रहता है उनके पीछे लकड़ी का हत्था लगा होता है, क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, तो वो क्या होती है, सेफ होती है, हाथ नहीं जलता है। विद्युत की कुचालक है तो करंट नहीं आता है, जबकि उष्मा के सुचालक है, यानी उनमें गर्म होने की क्षमता होती है और वो गर्म आगे आगे तक बढ़ता जाता है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी अगर आप इनको पिघलाना चाहोगे तो आपको तापमान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है, यानी चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। सबसे ज्यादा उष्मा का चालक होती है चांदी, उष्मा की सुचालक धातु सबसे ज्यादा कौन सी है, चांदी। लेकिन विद्युत उपकरण बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है, जो चांदी है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसके तार उपकरण नहीं बना सकते। जो तांबा है थोड़ा सस्ता होता है चांदी की तुलना में, इसलिए विद्युत उपकरण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती है, बिल्कुल विद्युत की भी सुचालक होती है। देखो, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह कोई वाकई आवाज उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है, क्योंकि इसको पीटने पर वो धातु आवाज निकालेगी और बहुत दूर तक वो घंटी सुनाई देती है। इसलिए विद्युत घंटी, ये जो विद्यालय की घंटी होती है, स्कूल की घंटी किसकी बनी होती है, धातुओं की बनी होती है। अगर आप उसको लकड़ी की बना दोगे तो वो आवाज दूर तक नहीं सुनाई देगी। फिर आती है अधातु। अधातुओं का क्या गुण होता है, बिल्कुल धातुओं की उल्टी होती है अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये किसके उदाहरण है, अधातुओं के। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होगी या फिर क्या होगी, गैस। ये इंपॉर्टेंट है। द्रव अवस्था में दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो पारा या मरकरी और एक ब्रोमीन। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। जबकि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी है धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी ये धातुएं या तो गैस अवस्था में या ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, तो पारा या मरकरी द्रव है तो वो धातु है, जबकि अधातु जो द्रव है वो कौन सी है, ब्रोमीन है। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। देखिए, सारणी में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुण धर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते होंगे कि केवल भौतिक गुण धर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कई अपवाद है। अभी अपवाद आएंगे कि आपने बोल दिया कि सभी धातुएं ठोस होती है और सभी अधातुएं ठोस नहीं होती है, द्रव होती है या गैस होती है, या आपने बोल दिया सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन अपवाद क्या आ गया, पारा एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में नहीं होती है। आपने बोल दिया कि सभी अधातु या तो ठोस होगी या गैस होगी, लेकिन ब्रोमीन एक अपवाद आ गया। आपने बोल दिया सभी अधातुएं सॉफ्ट होती है, धातुएं कठोर होती है, तो अधातु हीरा, कार्बन का अपरूप एक अधातु होते हुए भी सबसे प्रकृति का कठोर पदार्थ होता है। इस प्रकार कुछ अपवाद भी आते हैं। आपने बोल दिया सभी धातुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता चाकू से, लेकिन सोडियम, पोटेशियम जो ऐसी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो ये कुछ अपवाद है। ठीक है, देखिए पहला अपवाद है, मरकरी या पारा को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यह भी देखा हमने। उसके अलावा देखिए, जो जितनी भी धातुएं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, यानी इसको आप थोड़ा सा तापमान दोगे तो आप पिघल जाएगी। इसको आप हथेली पर रखोगे तो ये पिघल जाएगी, हथेली का तापमान थोड़ा सा होता है फिर भी ये पिघल जाती है, तो ये धातुओं का अपवाद हो गया। बाकी हमने देखा कि धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम जो ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक है वो बहुत ज्यादा कम होता है।
अगला है आयोडीन अधातुएं होते भी चमकीली है, यानी सभी अधातु चमकीली नहीं होती, सिर्फ धातुएं चमकीली होती है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होती है, चमकीली होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है तथा प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपर रूप। अभी मैंने बताया कि सभी धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन एक अधातु है तो हीरा भी अधातु होगा, तो इसके हिसाब से तो अधातु कठोर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये एक प्रकार का अपवाद आ गया। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। देखिए सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं नहीं होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा का चालन होता है। सारी धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अभी मैंने बताया आपको इनके घनत्व तथा गलनांक है वो कम होता है, जबकि धातुओं के घनत्व और गलनांक ज्यादा होता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे आता है धातुओं के रासायनिक गुण धर्म, यानी धातु विभिन्न पदार्थों के साथ कैसे क्रिया करेगी, वायु के साथ कैसे क्रिया करेगी, अधातुओं के साथ कैसा क्रिया करेगी, ये सारे रासायनिक गुण धर्म देखते हैं। तो सबसे पहले आता है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होगा। वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप धातु को रखोगे, हवा की उपस्थिति में अगर आप धातु को जलाओगे तो क्या होगा, क्या उत्पाद बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होगा, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब धातु को जलाएंगे, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जो भी धातु है उसके साथ ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड। जैसे धातु आपने साथ में ऑक्सीजन मिलाया, क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना जाता है। ये सेकंड क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, तांबे की ऑक्सीकरण अवस्था +2, तो कॉपर ऑक्सीजन गैस मिली तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। उसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो जो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा और साथ में पानी के अणु निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। देखिए धातु क्षार होते हैं तो उनके ऑक्साइड भी कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, लेकिन ये अपवाद आ गया। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कि आपको पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ऐसा ऑक्साइड जो धातु का गुण भी दर्शाता है, अधातु का गुण भी दर्शाता है, उसमें एक है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, यानी घुलते नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड इस प्रकार से जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। बाकी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलते नहीं है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड है वो जल में घुलेंगे और क्या प्रदान करेंगे, क्षार। कौन सा क्षार, सोडियम ऑक्साइड तो प्रदान करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड प्रदान करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अपवाद है इनका। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आग लगाने वाली, आग हवा में जलने वाली धातु कौन सी है, पानी में आग लगाने वाली धातु कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम। इसलिए इनको किस में डालकर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डालकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर तथा गोल्ड यानी चांदी तथा सोना
अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको बेस्ट धातु माना जाता है कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खराब नहीं होते हैं। एनोडीकरण देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है क्या, एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, यानी जंग लगने से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखना आपको, एनोडीकरण क्या है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीकरण होने से, संक्षारण होने से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड की जो परत बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।